भूमिगत सब्जी मंडी। एक गांव में रामदीन नाम का एक सब्जी वाला रहता था। वो रोज ताजी और अच्छी सब्जियां गांव की सब्जी मंडी में बेचता था। उसके साथ और कई सब्जी वाले भी मंडी में काम करते थे। अरे रामदीन भाई, तुम्हारी सब्जियां तो एकदम बिक जाती हैं, क्या बात है? ग्राहकों पे जादू किया है तुमने? अरे भैया क्या बतावें, अच्छी सब्जी बेचोगे तो क्यों नहीं बिकेगी। तुम लोग भी अपना काम ईमानदारी से करो। सभी लोगों का काम अच्छा चल रहा था। एक दिन किशन लाल नाम का एक व्यापारी उस सब्जी मंडी में आता है। अरे वाह, ये मंडी तो बहुत अच्छी है। यहाँ के दुकानदार भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। लेकिन ये यूं खुले में क्यों सब्जियां बेचते हैं? क्यों ना मैं यहाँ पे एक मॉल बना दूं, ताकि वो वहाँ पे आके मेरी दुकानें किराए पे लें और वहाँ सब्जियां बेचें। किशन लाल बहुत पैसे वाला था। वो जल्दी ही सब्जी मंडी के नज़दीक ज़मीन खरीदकर वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉल बना लेता है। मॉल बनने के बाद वो सभी दुकानदारों से कहता है, भाइयों, आप लोग यूं खुले में सब्जी क्यों बेचते हो? आप लोग मेरे मॉल में आइए, दुकानें लीजिए और वहाँ सब्जी बेचिए। अरे ना भैया ना, हम लोग तो खुले में ही ठीक हैं। खुले में ताज़ी हवा में ताज़ी सब्जियां बेचने का मज़ा ही कुछ अलग है लाला जी। रामदीन किशन लाल से कहता है, हाँ सेठ जी, हम लोग खुले में ही ठीक हैं। सालों साल से हम यहाँ ये काम कर रहे हैं। आप अपनी मॉल में कोई और चीज़ें बेचिए। किशन लाल दूसरे सब्जी वालों को लाकर अपने मॉल में सब्जियां बेचना शुरू करता है। अरे देखो भाइयों, इस व्यापारी ने तो सब्जियां बेचनी भी शुरू कर दी। ये किसी ना किसी तरह हमारा काम खत्म करना चाहता है, लेकिन हम लोग एक होकर रहेंगे और सब्जियां यहीं बेचेंगे। हाँ हाँ रामदीन भाई, तुम ठीक कहते हो, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। लेकिन कोई भी ग्राहक वहाँ पे सब्जी लेने नहीं जाता। ये देखकर किशन लाल को बहुत गुस्सा आता है और वो एक तरकीब निकालता है। रात में जब सब सब्जी वाले अपने अपने घरों में सो रहे थे, तो वो जेसीबी मशीन लाकर सब्जी मंडी वाली जगह पर एक बहुत बड़ा गड्ढा कर देता है। अब देखता हूँ कैसे बेचते हैं सब्जियाँ। अगले दिन सुबह जब सब सब्जी वाले वहाँ आते हैं तो गड्ढा देखकर परेशान हो जाते हैं। अरे ई का हो गया, अब हम कहाँ सब्जी बेचेंगे? अरे रामदीन भाई, कोई उपाय तो निकालो। भाइयों, आप लोग परेशान क्यों होते हो? गड्ढा है तो क्या हुआ, नीचे जगह तो है ना, हम लोग गड्ढे में ही सब्जी मंडी बना लेंगे। सभी सब्जी वाले मिलकर उस गड्ढे को समतल करते हैं और वहां उतरने के लिए सीढ़ियां बना लेते हैं और उस गड्ढे में सब्जियां बेचना शुरू करते हैं। और उनके ग्राहक फिर से वापस लौट आते हैं और उनका काम फिर से पहले की तरह चलने लगता है और वो गड्ढा एक भूमिगत सब्जी मंडी में बदल जाता है। सब लोग रामदीन की तारीफ करते हैं। अरे रामदीन भाई, हम लोग तो गड्ढा देखकर घबरा ही गए थे, लेकिन तुम्हारा ये भूमिगत सब्जी मंडी का आइडिया बहुत अच्छा है। भूमिगत सब्जी मंडी में तो हमारा कारोबार और भी बढ़ गया है। भूमिगत सोने का ट्रेन। चांदीपुर के एक गांव में गोपी और रंगा करके 2 करोड़पति हुआ करते थे। उनके पास बड़े बड़े बंगले और बहुत सारा पैसा था, इसीलिए उनकी एक दूसरे से जमती नहीं थी। लेकिन वह दोनों बहुत बड़े बुद्धू थे। गांव में हमेशा गोपी और रंगा के बीच में कंपटीशन लगा रही थी कि कौन नया चीज खरीदेगा। एक दिन रंगा ने उसके असिस्टेंट रूपेश को बुलाकर ऐसा बोला, अरे ओ रूपेश, पता करो वो गोपी आजकल क्या कर रहा है। मैंने सुना है कि वह कुछ खरीद रहा है। अरे महाराज, गोपी साहब तो एक सोने की कार खरीद रहे हैं। सोने की कार? उसके पास इतना सारा पैसा कहां से मिला रे? महाराज, गोपी साहब तो अपना पूरा जायदाद, बंगला, जमीन, भेड़, बकरी सब बेच डाले और ऐसे ही आए हुए पैसे से सोने का कार खरीद रहा है। कुछ दिन के बाद गोपी ने उसका पूरा जमीन, बंगलो बेचकर एक सोने का कार खरीदता है। रहने के लिए एक झोपड़ी बनाकर उसके सामने ही सोने की कार को रखता है। मालिक, जैसा बोला उस गोपी ने ऐसा ही किया। उसने एक सोने का कार खरीद कर रखा। अबे ओ नालायक, तुम भी कुछ सोच के बताओ कि अब मुझे क्या करना है। मैं क्या खरीदूं ताकि पूरे गांव के लोग चौंक जाएं। उसके बाद रंगा ने बहुत सोचा और एक आइडिया निकालता है।
फिर उसके असिस्टेंट रूपेश को बुलाकर एक भूमिगत सुरंग खोदने के लिए बोलता है। कुछ दिन के बाद जब भूमिगत सुरंग बन जाती है तब वह एक सुनार को बुलाकर सोने का ट्रेन बनाने के लिए बोलता है। मालिक, सोने का ट्रेन, आप सोच के बात कर रहे हैं ना? सोने का ट्रेन के लिए आपके पास पैसे कहां से आएंगे? तुम इसकी चिंता मत करो, तुम बस काम करो। फिर रंगा ने उसका भी पूरा जमीन बंगलो बेचकर उस भूमिगत सुरंग में सोने का ट्रेन बना देता है और गांव में ऐलान कर देता है कि उसके पास एक ऐसी चीज है जो सब देखकर चौंक जाएंगे। सभी गांव के लोग उस सुरंग के पास इकट्ठे हो जाते हैं। तभी रंगा के इशारे पर भूमिगत सुरंग से एक सोने का ट्रेन बाहर निकलता है। सभी गांव के लोग उसे देखकर दंग रह जाते हैं। वह ट्रेन पूरी सोने की थी, इसीलिए गोपी भी उसे देखकर चौंक जाता है। फिर गोपी रंगा के असिस्टेंट रूपेश को बुलाकर ऐसा बोला। अरे ओ रूपेश, तुम्हारा सेठ ने तो कमाल कर दिया रे, मुझे भी कुछ आइडिया दो ना। अरे मालिक, रंगा मालिक ने तो सोने का ट्रेन बना दिया, अब उससे भी अच्छा बोले तो डायमंड का एरोप्लेन बना दो, सब हैरान हो जाएंगे। ऐसा बोलकर वहां से चला जाता है, लेकिन मन ही मन में ऐसा सोचता है, इन बुद्धुओं को सबक सिखाना है। मैं गोपी के सोने का कार और रंगा के सोने का ट्रेन को चुरा कर दूसरा शहर भाग जाता हूं, उधर मैं आराम से जीऊंगा। ऐसा ही रूपेश ने एक रात को सोने की कार और ट्रेन को चुरा कर लेके जाता है। दोनों को बेचकर आराम से जीने लगा और यहां पर सब खोने के बाद रंगा और गोपी करोड़पति से भिखारी बन जाते हैं और सड़क पे भीख मांगने लगते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में चंदू नाम का एक मटन वाला रहता था। वो रोज ताजा मटन लाकर गांव में बेचता था। सभी गांव वाले उसके मटन की बहुत तारीफ करते थे। भाई, मटन हो तो चंदू के दुकान जैसा हो। एक दिन उस गांव में बहुत तूफान आया और तेज बारिश हुई। पूरे गांव में बाढ़ आ गई और सब कुछ तहस नहस हो गया। गांव का बाजार निचले इलाके में होने के कारण पूरी तरह पानी में डूब गया। तूफान और बारिश गुजरने के बाद सभी गांव वाले परेशान हो गए। ओफो, इस तूफान ने तो सब कुछ तहस नहस कर दिया। शुक्र है हमारा गांव ऊंचाई पर है, इसीलिए हम लोग बच गए, लेकिन बाजार तो पूरी तरह तबाह हो गया। चंदू भी परेशान हो गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगा? मेरी दुकान तो टूट गई है और बाजार में पानी भरा है। अब मेरा काम कैसे चलेगा? मेरा घर कैसे चलेगा? ऐसे ही कई दिन बीत गए। चंदू के पास पैसों की कमी होने लगी। चंदू ने अपनी पत्नी से कहा, कमला, कैसे गुजारा चलेगा? अगर ऐसे ही रहा तो हमें घर के बर्तन बेचने पड़ेंगे। और तुम हो, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम तो बस अपने मोबाइल पे लगी रहो। यह सुनकर कमला ने चंदू से कहा, अरे नाराज क्यों होते हो? मैं मोबाइल पर कोई मस्ती नहीं कर रही। ये देखो, मोबाइल पर आजकल घर बैठे ऑर्डर मिल जाता है। आप भी इस तरह अपनी दुकान मजे से चला सकते हो। कमला की बात सुनकर चंदू के मन में एक आइडिया आता है और वो अपने मोबाइल पर एक सिस्टम बनाता है और चंदू उस सिस्टम पर अपने द्वारा दिए गए मटन के रेट और बाकी चीजें डाल देता है। अब गांव वालों को कभी भी मटन चाहिए होता था तो वो चंदू को फोन कर देते थे या उस सिस्टम में डिमांड कर देते थे। चंदू ताजा मटन ले जाकर उनके घर में डिलीवर कर देता था। चंदू के इस मोबाइल मटन शॉप की तारीफ सभी लोगों ने की। अरे वाह चंदू, तुमने अच्छा आइडिया निकाला है, हमें अभी भी ताजा ताजा मटन सप्लाई करते हो। धन्यवाद सर, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब मुझे जरूरत हुई तो मैंने अपना रास्ता निकाल लिया। देखा, मैंने कहा था ना, मोबाइल के जरिए काम बढ़ जाएगा। नए जमाने की तकनीक अपनाने से ही काम बनते हैं। और चंदू पूरे इलाके में मोबाइल मटन शॉप वाले के नाम से जाना जाने लगा। भूमिगत सोने का बस। खाजीपेट नाम के एक गांव में सुभाष नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उसके पास एक बस थी। उस बस को तरह तरह के यात्राओं के लिए, शादियों के लिए लेके जाता था और उसी तरह अपने घर को चलाता था। एक दिन सुभाष की बेटी रूपा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं।
सुभाष सबका स्वागत करता है। आइए आइए, नमस्कार जी, बैठिए। पहले कुछ स्वीट खाएंगे क्या? भाई सुभाष, हमको आपकी बेटी बहुत पसंद आ गई, लेकिन ये बोलो दहेज में क्या मिल रहा है? भाई साहब, मेरे पास जो कुछ भी है तो ये बस ही है, मैं अपनी बस दहेज में दे दूंगा। ऐसा बोलते ही रिश्ता पक्का करके लड़की वाले चले जाते हैं। लेकिन उसी दिन रात को कुछ चोर आकर सुभाष का बस चोरी करके ले जाते हैं। अगली दिन सुबह जब सुभाष को यह बात पता चलता है, सर पकड़कर बैठ जाता है। और तभी चंपक सेठ वहां पर आता है और ऐसा बोलता है, क्या रे सुभाष, मैं तुम्हें ये बस देखकर ही उधार दिया रे। अब ये बस नहीं है तो मेरा कर्जा कैसे चुकाएगा? देख लो, मेरा पैसा वापस नहीं किया तो मैं तुम्हारा घर हड़प लूंगा और तुम्हारे गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दूंगा। ऐसा मत करो चंपक सेठ, सारे गांव के सामने मेरा इज्जत मत निकालो। इज्जत होना है तो जाकर मर जाओ कहीं, लेकिन मेरा पैसा वापस कर दो बस। चंपक की बातें सुनकर दुखी होकर सुभाष एक नदी के किनारे चला जाता है। उस नदी में कूदकर अपने जान देने वाला ही था, इतने में नदी देवता प्रत्यक्ष हो जाती है और ऐसी बोलती है, अरे सुभाष, ये क्या है? खुदकुशी करना महापाप है बेटा। क्या करूं माता, मेरे पास इसके अलावा कुछ करने के लिए नहीं है। मेरा बस चोरी हो गया है और वो चंपक सेठ को पैसे नहीं दूंगा तो गांव में मेरा इज्जत नहीं रहेगा। चिंता मत करो बेटा, ये लो, मैं तुम्हें एक सोने का बस और कुछ सोने के सिक्के देती हूँ। तुम इससे तुम्हारी सारी संकट दूर कर सकते हो। ऐसा बोलकर देवता अदृश्य हो जाती है। सुभाष वह बस लेकर चला जाता है और उस बस को एक भूमिगत सुरंग बनाकर उसमें रख देता है ताकि कोई भी उस सोने के बस को ना देख सके। ठीक शादी वाला दिन भूमिगत सुरंग में से उस सोने के बस को निकालकर सभी लोगों को बिठाकर शादी के मंडप के लिए निकलता है। उस सोने की बस को देखकर चंपक सेठ और सारे गांव के लोग परेशान हो जाते हैं। तभी चंपक सेठ ने ऐसा बोला, क्या रे सुभाष, कुछ लॉटरी लग गई है क्या? जरा हमें भी बताओ। सुभाष हंसकर बस को चलाते निकल जाता है और धूमधाम से रूपा की शादी भी करता है। दहेज में सोने की बस को देखकर उसके ससुराल वाले भी पहले चौंक जाते हैं, लेकिन बाद में बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद देवता का दिया हुआ सोने के सिक्के बेचकर सुभाष भी खुशी खुशी से रहने लगा।